नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिबरेशन डे फॉर टैरिफ। ट्रम्प ने जब से ना राष्ट्रपति पद की शपथ ली है ऑफ यूएसए अमेरिका, तब से उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि जब जैसे ही वो प्रेसिडेंट पद पे आएंगे तो वो टैरिफ लगा देंगे चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर एंड उन सभी कंट्रीज़ के ऊपर जो अमेरिका के माल के ऊपर, अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। तो रेसिप्रोकल स्टांस रहेगा ये ट्रम्प का कि ट्रम्प टैरिफ लगा देंगे। तो आज 2 अप्रैल से जो टैरिफ हैं जो ट्रम्प ने लगाए हैं अमेरिका, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर, तो आज से ना 2 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एंड ट्रम्प की ना इन टैरिफ लगाने के पीछे का मोटिव क्या है या उनका मंशा क्या है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि यूएसए की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो फिर से रिवाइव करे, वो फिर से आगे बढ़े, वो फिर से ग्रोथ करे। क्योंकि द थिंग इज़ ना कि यूएसए के माल के ऊपर ना बहुत सारी कंट्रीज़ ने टैरिफ लगा रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यूएसए अपनी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। और लेकिन ना द थिंग इज़ कि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा इनके ऊपर टैरिफ लगा तो इनके ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर ही इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर इनका इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली। जैसे ना फॉर एग्जांपल चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर ना यूएसए ने टैरिफ लगा रखा है। तो चाइना क्या करेगा, चाइना यूएसए को सामान, अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, क्योंकि यूएसए में चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, सामान है, वो महंगा हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं। तो चाइना क्या करेगा, चाइना अब इन प्रोडक्ट्स को इंडिया और दूसरी अदर कंट्रीज़ में ना बेचना चाहेगा, जहाँ पर उनका सामान सेल हो सके, बेच सके। तो फिर अब और इसी चीज़ को लेके ना इंडिया ने बहुत सारे जो चाइना के प्रोडक्ट हैं ना उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। एंड ना एक बेटर चीज़ इंडिया ने ये भी की है कि यूएसए ने जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए अभी, तो वो इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी, जब से ट्रम्प ने ये चीज़ बोली ना कि वो इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं, तो इंडिया ने ऑलरेडी यूएसए के जो सामान था उसके ऊपर जो टैरिफ लगा रखा था इंडिया ने, जो ड्यूटी लगा रखी थी, उसको कम कर दिया है। क्योंकि ना ये ना इंडिया की तरफ से एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी का मुजाहरा किया गया, क्योंकि इंडिया को ना यूएसए से बहुत फ़ायदे हैं। इंडिया का ऑलरेडी यूएसए के साथ ट्रेड बेनिफिट में है, ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। इंडिया जब भी ट्रेड करता है यूएसए के साथ, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और दूसरी चीज़, इंडिया को ना यूएसए की दूसरे टर्म्स में भी ज़रूरत है, जैसे न्यूक्लियर डील है, वेपन्स है, वो भी इंडिया खरीदता है। और जियोपॉलिटिकली, क्योंकि चाइना को ध्यान में रखते हुए ना इंडिया चाहेगा कि यूएसए के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहें। तो ये जो वॉलेंटरली इंडिया ने टैरिफ कम कर दिए हैं यूएसए के प्रोडक्ट के ऊपर, वो बहुत अच्छा इंडिया ने किया। ये अच्छी पॉलिसी है इंडिया की। अब ट्रम्प का गोल क्या है? ट्रम्प देखो वही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है और जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, वो अमेरिकन्स को ना देना चाहते हैं। अमेरिकन्स में जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बचाना चाहता है। तो टोटली ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है ट्रम्प की। जैसे इंडिया आत्मनिर्भर भारत में बात कर रहा है, मेक इन इंडिया बात कर रहा है, तो वही चीज़ है ये। बट ना जो बहुत सारे जो पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और जो दूसरे जो ग्लोबल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो ना इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं ट्रम्प की, कि वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ना ट्रम्प को भी इसके लॉन्ग टर्म पे ना इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो इसको झेलना पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रम्प को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो कंट्रीज़ है ना, जैसे इंडिया है, वियतनाम है, या दूसरी जो कंट्रीज़ है, ब्राज़ील है, उसको ना अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की। क्योंकि जब ना प्रोडक्ट दूसरी के जो कंट्रीज़ है ना, जैसे चाइना है, कनाडा है, वो अब यूएसए को सामान नहीं बेचना चाहेंगे अपना, क्योंकि वहाँ पे जाके उनका सामान महंगा हो जाएगा। तो वो चाहेंगे कि वो दूसरी कंट्रीज़ को ना सामान बेचें। तो इससे ना इंडिया ऐसी कंट्री को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया को अपना सामान जो मिलेगा वो थोड़ा सस्ता मिलेगा। वाइस वर्सा भी ना इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो सामान पहले चाइना वगैरह, कनाडा वगैरह, मैक्सिको वगैरह, ब्राज़ील यूएसए को बेच रहे थे ना, वो सामान अब इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है और यूएसए में जाके डंप कर सकता है थोड़ा सस्ते दामों पे, थोड़ा रेट कम करके, जिससे ना इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ हो पाएगी, वो काफ़ी ग्रो कर जाएगी। क्योंकि और इंडिया ने भी ऑलरेडी ना बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा मिले। क्योंकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उसकी रियलिटी बहुत अच्छी नहीं है। उस इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो शेयर है इंडिया की जीडीपी में, वो सिर्फ 13 से 14% है। एंड इंडिया के जो एक्सपोर्ट है ना, उसका ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो शेयर है ना, सिर्फ 2% है। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इंडिया इतना बड़ा देश, जहाँ पर लगभग 150 करोड़ की आबादी है, वहाँ उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना, वो सिर्फ 2% है दुनिया भर में, मतलब अब ये समझ लो। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो शेयर है
वो जीडीपी में बहुत कम है। तो इंडिया के पास अच्छा ये चांस है कि इंडिया बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में चल रहे हैं तो इंडिया उनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकती है। और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो सेक्टर हैं, उनको ना अच्छे इंसेंटिव दे सकती है, जिससे ना वो ग्रोथ करें और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बन पाए वो, जिससे ना उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो बेटर रहे और यूएसए जैसी कंट्री के लिए वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना पाएँ और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अल्टीमेटली उसको बेनिफिट हो। अब इसके बाद ना इंडिया क्यों पीछे रहता है हर बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना वो इंडिया पे डिपेंड करती है, इंडिया की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। इंडिया एक कंजप्शन लेट ग्रोथ वाली कंट्री है, क्योंकि जो सामान बनता है ना इंडिया में वो मोस्टली तो वो इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, वो सिर्फ कंजप्शन पे, इंडिया जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो उसी पे बेस्ड है। तो कई बार ना इसकी वजह से होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडस्ट्री हैं, वो कई कई बार इनकॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। वो उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो उस क्वालिटी का सामान बनाए। जैसे यूएसए जैसी बड़ी जो कंट्री है, जो विकसित कंट्री है, जिनको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होता है, उनके लिए वो कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं पाती, वो वैसा सामान बना ही नहीं पाती। तो क्योंकि उनकी ना एम्बिशन ही नहीं है ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव होने की, एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाने की। इंडिया की जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है बहुत कम है। मतलब इंडिया पुअर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, इनोवेशन बहुत कम है, रिसर्च वगैरह होती नहीं है। ठीक है, R&D पे इंडिया बहुत कम पैसा खर्च करता है। तो बेसिकली जो इंडिया फोकस करता है डोमेस्टिक मार्केट पे, उसी की वजह से इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी तक वो सस्टेन कर पाया, चल पा रहा है। एंड इसके बाद ना बहुत सारे गवर्नमेंट लेवल पे भी इशू हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन का इशू है, हाई एनर्जी कॉस्ट का इशू है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो उसके लिए जब ज़मीन चाहिए ना, तो ज़मीन एक्वायर करने में गवर्नमेंट को ना बहुत टाइम लग जाता है, कभी कोई 5 साल, 6 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट होता है वो 10 साल, 15 साल लेट हो जाता है। फिर इसके अलावा एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई है इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड इसके बाद ना टैक्स डिस्प्यूट बहुत रहते हैं इंडिया में, कि टैक्सेस को लेके बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो इंडिया में सामान नहीं बनाना चाहती, या इंडिया में जो अपनी कंपनीज़ हैं, फैक्ट्री है, उसको इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती। फिर इसके बाद रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स इंडिया में आती हैं, रेगुलेशन को लेके ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो सब प्रॉब्लम्स आती। जो बिग प्लेयर हैं वो यहाँ से ना माइग्रेट करना चाहते हैं टैक्स की वजह से या रेगुलेटरी इशू की वजह से। अब इसके अलावा ना कुछ सेक्टोरल लेवल पे भी इशू हैं, जैसे इंडिया में, जैसे चाइना फोकस करता है अभी इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सोलर एनर्जी पे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। तो ये चाइना को ना उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल हो गई है। लेकिन और इंडिया ना 1990s में इंडिया की एक्सपर्टीज़ थी फार्मा और ऑटोमोबाइल्स में। लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, रेगुलेटरी इशूज़ की वजह से, टैक्स इशूज़ की वजह से, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से ना इंडिया में जो फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना वो थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया। तो क्योंकि इंडिया ने उसको सही से रिवाइव नहीं किया, सही से उस पर काम नहीं किया, क्योंकि इंडिया का ना अपना कोई सेक्टोरल रोड मैप नहीं है, इंडिया का कोई एक यूनिपोलर डायरेक्शन नहीं है कि इंडिया उस चीज़ को अचीव करना चाहता है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो इसलिए ना कोई भी सेक्टर इंडिया में ना सही से वर्क नहीं कर पाता है। अब आगे इसमें वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। वे फॉरवर्ड में ये है कि इंडिया को चाहिए कि जो लैंड एक्विजिशन वाली जो पॉलिसी है और रेगुलेटरी पॉलिसी है उसको इंडिया इजी कर दे, जिससे लैंड एक्विजिशन, जब एक्वायर करना हो तो आसानी से हो जाए। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको इंडिया को कम करने की ज़रूरत है। अब ये अंदाज़ा लगा लो कि जो बांग्लादेश जैसी कंट्री है ना, वहाँ पे भी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो इंडिया से कम है। एंड जो टैक्स सिस्टम है उसको इंडिया को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसमें इंडिया को ना एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। इसके बाद इंडिया को चाहिए कि इंडिया जो स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत जो राज्य सरकार है इंडिया में और जो केंद्र सरकार है उनके बीच में कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो टैक्स रिजीम हो चाहे वो लॉजिस्टिक इशू हो, उनको वो सही से टैकल कर पाएंगे। एंड इंडिया को सेक्टर स्पेसिफिक ग्लोबल लीडरशिप पे काम करने की जरूरत है। मतलब ये चाहिए कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना वो काफ़ी अच्छा है इंडिया में, और जो आईटी सेक्टर अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो इंडिया को चाहिए कि इंडिया उसमें फोकस करे एंड अगर उसको रिवाइव करे। इसके बाद फाइनल थॉट क्या है, इंडिया के पास ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम करने की, ग्रो करने की। और जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है वो ना, ग्लोबल शिफ्ट इंडिया को एक रूम देता है, इंडिया को अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिया एक न्यू लीडर की तरह नए लीडर की तरह उभर सके, बन सके। और अभी इंडिया के पास ना डू और डाई वाला सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो थैंक यू एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।